आज के 5000 साल पहले जब कृष्णा अवतार हुआ था भगवान श्री कृष्ण के समय में, तब इस नालंदा इस इलाके को मगध देश कहा जाता था। इस मगध देश की राजधानी राजगृह थी। और यहाँ देखो एक यादव राजा यदुकुल में पैदा थे, यदुवंश में, जरासंध। जरासंध का नाम आप सुनते हो, यानी मगध देश पर जरासंध का राज चलता था। राजधानी उनकी राजगृह जो नालंदा के ही पास है। अब उस समय कितना सुंदर किला महल बना रहा होगा, लेकिन आज तो बिहार शरीफ डेवलप हो गया, नालंदा और राजगृह खंडहर हो गया। इसी जरासंध की बेटी यानी राजकुमारी मथुरा के महाराज कंस से शादी हुई थी। मथुरा के महाराज कंस भगवान श्री कृष्ण के मामा लगते थे। उन्होंने अधर्म और पाप का रास्ता पकड़ा। भगवान कृष्ण ने अपने सगे मामा का वध कर दिया और अपने मामा को मारकर अपने बूढ़े नाना उग्रसेन को फिर से मथुरा की गद्दी पर बैठाया। अपने ही पिता उग्रसेन को कंस ने जेल में डालकर गद्दी कब्जा किया था। भगवान कृष्ण ने मामा को मारकर फिर नाना को गद्दी पर बैठाया, लेकिन मगध से एक दुश्मनी हो गई। मथुरा और मगध में देखो दुश्मनी बढ़ गई। महाराज की महारानी जो मगध की राजकुमारी थी, जरासंध की बेटी थी, जब रोते हुए मगध आई हैं, राजगृह आई हैं, इन्होंने अपने पिता श्री जरासंध से कहा कि महाराज कंस तो मारे जा चुके हैं। जरासंध ने पूछा कंस को किसने मार दिया, कौन पैदा हो गया? अरे कहा किसी राजा ने नहीं मारा। बताया जाता है कि मैं तो जानती भी नहीं उसका नाम, वो बड़ा पॉपुलर अभी नहीं है। एक गाय का चरवाहा गाय चराता है और बड़ी छोटी उसकी उम्र बच्चा है, लेकिन उसी ने महाराज कंस को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कंस को मुक्का मुक्का मारा था, तेल तलवार से नहीं मारा था। मल्ल जैसे दंगल कुश्ती पहले चलती थी। अब महाराज कंस ने धोखा देने के लिए बलदाऊ और कृष्ण को मारने के लिए देखो मल्ल युद्ध है, एक आयोजन किया था कि इन दोनों बच्चों को मरवा दिया जाए अपने पहलवानों के द्वारा। लेकिन सब पहलवान मर गए, हार गए, तो महाराज कंस खुद ही मैदान में आगे हम लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी मुक्का मुक्का मार डाला। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, कितना प्रतापी महाराज कंस, आखिर एक ग्वाले ने, छोटे लड़के ने कैसे मार दिया, चलो देखता हूँ। तब मगध की सेनाएं मथुरा पर आक्रमण करती। बताओ कहाँ मथुरा, कहाँ राजगृह, यहाँ से फौज। तब आबादी इतनी नहीं थी, बहुत कम आबादी थी, सब खुला मैदान। सेनाएं पहुँचते, कई बार आक्रमण हुआ। बार बार के आक्रमण से बलदाऊ कृष्ण तो नहीं पकड़े गए, लेकिन जनता बेचारी परेशान हो जाती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ से कहा, भैया हमको जरासंध से नहीं उलझना, बहुत बड़ा काम करना, अभी धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम करना। जरासंध को तो हम धीरे से मरवा देंगे, इस बवाल से बचने के चलो यहाँ से निकल चलें। तब मथुरा के यादवों को लेकर के वो चले गए भारत की अंतिम सीमा गुजरात, समुद्र के किनारे चले गए द्वारिकापुरी, यानी यादवों का सेंटर। मथुरा से लेकर के वो बना डाले द्वारिकापुरी, यादवों का, यदुवंशियों का सेंटर बन गया। भगवान श्री कृष्ण उनके नाना की राजधानी बन गई द्वारिकापुरी। अब जरासंध की मगध की सेना द्वारिकापुरी थोड़ा दूर पड़ गया, लेकिन दुश्मनी चलती रही। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा राजगृह में रात के अंधेरे में जरासंध को अकेले भीम से मरवा दिया। कोई लड़ाई की बातें नहीं हुई। इसी राजगृह में महल में आकर
भीम ने जरासंध को फाड़ दिया। उनके महल में अंधेरे में ही ब्राह्मण बनकर आए थे। जरासंध दान दक्षिणा देते, कहा वे ब्राह्मण है, दान दक्षिणा। और वो पांचों पांडव ब्राह्मण बनकर आए थे, भगवान किरण भी ब्राह्मण बन गए थे। और रात के अंधेरे में उनके महल में घुस करके धीरे से उनको मार डाला। जरासंध का वध हो गया। तब उनके बेटे यहाँ के राजकुमार, यहाँ के राजा बने। जब महाभारत की लड़ाई खड़ी हुई है तो उसके पहले जरासंध मर चुके थे, लेकिन उनके बेटे जो यहाँ के राजकुमार राजा बने थे, इन्होंने कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत में अपनी सेना भेजी। लेकिन मगध की सेनाएं किसकी तरफ से लड़ी थी? किसकी तरफ से? कौरव पांडव में किसकी तरफ से गई? अब भगवान किरण की तरफ से जाएंगे लड़ने, क्योंकि पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण है। और मगध की पहले से दुश्मनी हो गई है, और जरासंध की दुर्योधन से दोस्ती थी। सबके अलग अलग कैटेगरी होती, जैसा होता आदमी दुष्ट से, शराबी से दोस्ती करेगा, कबाबी से करेगा। एक अच्छा आदमी शराब पीने वाली गोल में क्यों जाएगा? देखो, जरासंध की दोस्ती कौरवों से थी। पांडव शाकाहारी थे, कौरव 5 पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। और मगध के राजा जरासंध का धर्म मथुरा के महाराज कंस का धर्म मांसाहारी था। इनका एक गुट अलग था, पांडवों का गुट अलग था। मगध की सेनाएं कुरुक्षेत्र में किसकी तरफ से लड़ी थी? जोर से बोलो, अरे कोई बेइज्जती नहीं हो जाएगी बिहार की। मगध की सेनाएं कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों की तरफ से लड़ी थी, और कोई जिंदा नहीं बचा था, सब मारे गए थे। फिर राजा दूसरा बनाना पड़ा था। लेकिन कुल मिलाकर के मगध देश का इतिहास, तभी उड़ीसा, बंगाल, सब मगध बहुत बड़ा। इधर पश्चिम में चलोगे, सरजू नदी के उस पार अवध देश, अवध, और सरजू नदी के इस पार का हिस्सा मगध देश कहा जाता था। पूरा बंगाल, उड़ीसा, ये सब लेकर अब तो इसी में देखो, उड़ीसा बन गया, बांग्लादेश बन गया, बंगाल बन गया, बिहार अलग। बिहार कब बना? आगे चल कर के जब महात्मा बुद्ध जी का प्रचार बढ़ा, उस समय देखो बिहार में एक परिवर्तन हुआ। यहाँ मौर्य वंश का शासन आया, जिसके प्रतापी राजा सम्राट अशोक का नाम आप सुनते हो, मौर्य वंश। यही मौर्य वंश जिनको कुशवाहा मौर्य कहते हो। सम्राट अशोक अफगानिस्तान तक जीत लिए। मामूली राज था अफगानिस्तान, जिसको गांधार देश, जहाँ शकुनी का राज था। उत्तर, पूर्व, पश्चिम सब उनका अखंड राज। मौर्य वंश की पताका स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था चाणक्य जी के द्वारा, लेकिन सबसे बड़े प्रतापी राजा बने सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने आगे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उनका हृदय बदल गया, कि भाई हम लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे, साधु बनेंगे, राजा रहेंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। ये मारने काटने से कोई लाभ नहीं। बौद्ध धर्म की शिक्षा है सत्य अहिंसा परमो धर्म। बौद्ध धर्म कहता है जीवों पर दया करो। आज तो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग मछली भी खाते, अंडा भी खाते, गांजा भी पी लेंगे, शराब भी पी लेंगे। अब तो जैसे हिंदू भी खाते पीते, कौन मना करेगा? लेकिन बौद्ध धर्म की शिक्षा, महात्मा बुद्ध की शिक्षा, जीवों पर दया करो। सम्राट अशोक ने कहा लड़ाई में तमाम लोग मारे जाते हैं, तमाम औरतें विधवा हो जाती, बच्चे अनाथ हो जाते, कभी कभी लड़ाई में औरतें भी मर जाती, छोटे छोटे बच्चे मर जाते, झटके पटके में आक्रमण होता। ये पाप अब नहीं करेंगे। हृदय बदल गया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इतने बड़े महाराजा ने, अब उनके खजाने में पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने बौद्ध धर्म का आश्रम सेंटर जगह जगह बनवाना शुरू कर दिया। मगध देश में बौद्ध धर्म का इतना आश्रम बना, इतना आश्रम बना
जैसे आप आश्रम कहते हो साधु महात्माओं का, ऐसे बौद्ध धर्म में आश्रम को विहार कहा जाता। क्या कहा जाता है? विहार। आश्रम को क्या कहते हैं? विहार। जैसे आप कहते हो बौद्ध विहार, बौद्ध विहार माने बौद्ध धर्म का आश्रम सेंटर। जैसे राधा स्वामी का आश्रम है, हमारे तमाम शंकराचार्यों के आश्रम बने, जय गुरुदेव मिशन का भी जगह जगह आश्रम। शेखुपुरा में तो शायद नहीं है, क्यों? शेखुपुरा में है? अध्यक्ष जी सो गए कहा? बहुत सब जगाइए उनको, क्योंकि सो गए। शेखुपुरा में कोई आश्रम है जय गुरुदेव मिशन का? है? कहाँ है? नहीं है। मेरे एक आश्रम आप भी बनाओ सेंटर। तो देखो, इस आश्रम को बौद्ध धर्म में विहार कहा जाता। सम्राट अशोक की कृपा से, सहयोग से, राजाओं की, बौद्ध धर्म का इतना यहाँ आश्रम बना, विहार बना, तब इसका नाम क्या पड़ गया? विहार नाम है पड़ गया। इतना आश्रम बन गया बौद्ध धर्म का कि इसका नाम ही बिहार पड़ गया। मगध देश का नाम बिहार पड़ गया। बाद में इसके टुकड़े हुए, उड़ीसा अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया। बंगाल में भी दो भाग हो गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम बंगाल। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आसाम और शाम तक देखो, इतना बड़ा ये देश था बंगाल, यानी मगध देश। आगे चल करके राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र आई, यानी गंगा के किनारे लाई गई। वहाँ से राजधानी हटा दी गई राजगृह से, राजधानी पाटलिपुत्र आ गई। और आज उसको क्या कहा जाता है? पटना नाम पड़ गया। आज भी बिहार की राजधानी वही है। अब तो बिहार से देखो झारखंड भी कर दिया, बहुत छोटा हो गया बिहार। मगध देश बिल्कुल छोटा, कई टुकड़े इसके खंड खंड हो गए। लेकिन इतना बड़ा ये प्रदेश देश, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, इसमें कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि बिहार का इतिहास गौरवशाली नहीं है। यहाँ बड़े बड़े प्रतापी नरेशों ने जन्म लिया है और पाटलिपुत्र पटना में बैठकर पूरे भारत पर अखंड राज किया मौर्य वंश ने। यही देखो, आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद आपके बिहार के ही थे। कांग्रेस सरकार की चूल हिला देने वाले बाबू जयप्रकाश नारायण जी इतना बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति लाए, बिहार से ही लाए। बिहार की धरती भी गजब की है। यहाँ का पानी गजब का, यहाँ के लोगों में क्रांति, जोश रहता। और आगे भी खतरा नजर आता है, कोई क्रांति बिहार में फिर आग सुलग रही है। जैसे धुआं उठता है, नीचे आग पड़ी है। बिहार कुछ न कुछ करता रहता है। आज हम लोग इस धरती पर हैं, बिहार की धरती पर हैं, और हम भी बड़ी आशा लेकर बिहार में आए हैं कि आप जय गुरुदेव मिशन की बातों को स्वीकार करोगे। अगर जय गुरुदेव मिशन की बातों को आपने माना, एक अच्छे बिहार का निर्माण होगा। बिहार में रगड़े झगड़े कम हो जाएंगे। बिहार में लोगों के चाल चरित्र, औरत मर्द, बच्चे बच्चियों के ठीक हो जाएंगे, संस्कार बन जाएगा। हम भी एक क्रांति ही लेकर आए हैं। इसका नाम है पीस फॉर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति। तमाम क्रांति तो आप देख चुकी, जिंदाबाद, मुर्दाबाद सब देखा। बस जला दो, रेलवे जला दो, कारखाना जला दो, ये भी देखा। नक्सलाइट बनकर देखा, जातियों की सेना संगठन बनाकर देखा। यादव सेना अलग है, ठाकुर सेना अलग है, ये सेना, गोलियां चली, यादव मारे गए, ठाकुर मारे गए, मिला क्या है आपको? कितने लोगों के बच्चे आज भी रोते हैं अपने माता पिता के लिए, मारे गए लोग। बहुत से मुख्यमंत्री आपने देखे, लेकिन बिहार, आज भी हमारे आपके घर परिवार में सुख चैन नहीं है। विकास भी हुआ, और बिहार का नहीं, पूरी दुनिया का विकास हो रहा। इस विकास में तो साइंस और विज्ञान, उन वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने बिजली की खोज किया, जिन्होंने भाप का इंजन बनाया,
जिन्होंने इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बना दिया, जिन्होंने ऐसे जहाज बना दिए कि आज चंदा मामा तक जा रहा। अब ये काम नेताओं ने थोड़ा किया। ये ट्रैक्टर वैक्टर जो देख रहे हो, ये नेताओं ने बनाया। ये कार, मोटर, हेलीकॉप्टर, जहाज वैज्ञानिकों ने, और इसमें ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक। भारत के तो बहुत कम लोग मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक अमेरिका और यूरोप के हैं। उन्हीं लोगों ने देखो इतना बड़ा कमाल कर दिया। आज उसका लाभ पूरे भारत और पूरी दुनिया को मिल रहा है। बिहार को भी मिल रहा है, हर अमीर गरीब को अपनी अपनी शक्ति अनुसार। जितना आपके पास पैसा उतनी मशीन आप खरीद रहे हो। कूलर ले लिया, फैन ले लिया, पंखा ले लिया। अब एसी मशीन में तो ज़्यादा पैसा चाहिए। मान लो एसी खरीद भी लोगे तो बिजली इतनी है नहीं, बिजली से चलेगा नहीं, और एसी चलाओगे तो बिजली की बिल ज़्यादा आएगी। अमीर लोग बिजली एसी भी चलाते हैं। अमीरों के घर में देखो कमरे कमरे में एसी है। गरीब आदमी मान लो कुछ नहीं तो कूलर तक ही ठीक है, चलो भाई, कुछ नहीं तो पंखा ही, लेकिन लाभ तो सबको मिल रहा है। अब धन्यवाद तो उनको है जिन्होंने बिजली की खोज किया। बिजली कैसे बनाई गई, किसी वैज्ञानिक ने बनाया, साइंटिस्ट। और ऐसी ऐसी मशीन देखो, एक ट्रैक्टर पूरे गांव का खेत दिन भर में बो दिया। पूरे गांव का गेहूं दिन भर में बो दिया गया। आप घर में बैठ के टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, आपको कुछ करना भी नहीं। बटन दबाया, बुआई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की सिंचाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की कटाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं की मड़ाई हो गई। बटन दबा दिया, गेहूं का आटा बन गया। बटन दबा दिया, रोटी बन गई। रोटी भी बनाने वाली मशीन आ गई। बताओ आप, सब लोग बेरोजगार हो जाओगे। रोटी वोटी नहीं बनी को कौन पूछेगा? तभी भी कहेंगे हमको अब MP MLA बनाओ, रोटी वोटी का काम खत्म। ये भी कहेंगे हम भी प्रधान बनेंगे, हम ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, हम MP MLA बनेंगे। झगड़ा इनसे भी होगा। ये लोग कहेंगे नहीं नहीं आप चूल्हे में रहना, नहीं नहीं हम नहीं, कहीं नहीं गए। बड़ा रोटी बना, अब आप लोग बनाओ। अब इनका नंबर लगेगा रोटी बनाने का। ये तो MP MLA बनने जा रही हैं। लेकिन इसका दिल्ली में झगड़ा चल रहा है, MP की सीटें बढ़ने जा रही हैं, इसी पर तो झगड़ा है। और उसमें कहा जा रहा 33% इनको दिया जाएगा। 33 नहीं 50 देना चाहिए। आधी आबादी तो इनकी है, ये आधा आधा बटे। लेकिन समस्या ये है, जिस पंचायत में आधा औरत और आधा पुरुष बैठेंगी, उस पंचायत का क्या हाल होगा, कभी सोचा है? पंचायत सफल होगी नहीं। आधी औरत, आधा शराब पी करके पुरुष बैठे हैं, इधर शराब पी करके स्त्रियां बैठी हैं, और पंचायत हो रही तो झगड़ा तो बढ़ेगा। क्योंकि इनमें भी डर लगता है, भी शराब पीने लगेंगी। ज्यों ही इनको दिल्ली पटना भेजा जाएगा, MP MLA बनने के बाद इनको भी गंदी आदत शराब की लग जाएगी। खतरा यही है। आज भी आप देखते हो हमारी तमाम बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। लड़कियां भारत में शराब पी रही हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, बताओ यूनिवर्सिटी में। माँ बाप ने भेजा था बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। इंजीनियर डॉक्टर बनना बुरा नहीं है, बेटियां भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कौन मना करता। हमारी बेटियां पुलिस बने, IG बने, DIG बने। लेकिन खतरा क्या मंडरा रहा है? बेटी पुलिस बन गई, थाने में बैठकर शराब पी रही है। बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन करके जाकर के ऑफिस में, माँ बाप को क्या पता। माँ बाप तो घर में पड़े हो, बेटियां निर्द्वंद हो गई।